राजनीतिक रणनीतिकार कहें या पॉलिटिकल गुरु, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को लोग तमाम नामों से जानते हैं, तमाम नामों से पुकारते हैं। प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका भारत 24। धन्यवाद। प्रशांत जी, सबसे पहले सवाल कि 2 अक्टूबर को आप कुछ करने वाले हैं, कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा 2 अक्टूबर का दिन, इस बार का 2 अक्टूबर। क्या कहेंगे 2 अक्टूबर को क्या होने वाला है? नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो तो पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर को उसका एक कुछ परिणाम आपको दिखेगा। 2 साल पहले जब मैंने पैदल चलना शुरू किया था, तब ये कहा था कि पूरा बिहार घूमकर लोगों को जाकर उनसे बातचीत करके उनके बीच से लोगों को निकाल कर ऐसे लोग जो कि बिहार में एक नया बेहतर विकल्प बनाना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करके एक नया दल बनाया जाएगा। तो उसकी एक परिणति होने वाली है 2 तारीख को, जिसमें 1 करोड़ लोग बिहार के जन सुराज के नाम से नया दल बनाने के लिए साथ में जुट रहे हैं। और वो लोग मिलकर अपने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनने वाले दल के नेतृत्व का चुनाव करेंगे, इसके संविधान की चर्चा करेंगे, इसकी प्राथमिकताओं को तय करेंगे और इस दल को आगे कैसे चलाया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। तो यू विल सी द बर्थ ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी which will come in existence purely with democratic means। क्या नाम जनसुराज ही होगा या कुछ और नाम भी आपने सोचा? नहीं, अभी चर्चा में है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से जो लोग पहले से इस व्यवस्था में जुड़कर कुछ न कुछ जिम्मेवारी के पदों पर हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहा हूं। 2 बैठकें हुई हैं, 6 और बैठकें होनी बाकी हैं। तो उन सब से चर्चा कर रहे हैं कि दल का नाम क्या होना चाहिए, इसमें जो नेतृत्व का चुनाव होना है वो कैसे होना चाहिए, उसमें कौन से लोग होने चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के होने चाहिए, उनकी पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें चर्चा हो रही है। दल का नाम भी उस चर्चा में शामिल है। आखिर जरूरत क्या आन पड़ी? तमाम अलग अलग विचारधारा के पार्टियों की रणनीति आप बनाते रहे, उसके बाद से अचानक आपने तमाम चीज़ें छोड़कर एक तरह से राजनीतिक रण में कूदने का मन बना लिया। आखिर जरूरत क्या आन पड़ी? प्रशांत किशोर नई पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। जरूरत बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार में यथास्थिति जो है वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी स्तरों पर बिहार में पिछले 30-35 सालों से यथास्थिति बनी हुई है। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज 2024 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए। अब इसको कौन बदलेगा, कौन इसको सुधार सकता है? तो मैं बात कह रहा हूँ कि जिस राज्य को सारे दलों ने, सारे बड़े बड़े नेताओं ने, विचारकों ने, चिंतकों ने ये मानकर छोड़ दिया है कि भाई इसको नहीं सुधारा जा सकता है, बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है, तो हमने ये संकल्प लिया है कि मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है और इस मिट्टी का कर्ज है, मुझे वो प्रयास करना चाहिए कि बिहार कि लोगों को एक साथ में लाकर इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। न सुधर पाने वाली जो छवि है, उस बिहार को सुधारने का जो प्रयास है वो बिहार के लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता है। इसीलिए ये अभियान कर रहे हैं। कोई रोड मैप है प्रशांत किशोर के पास इसको लेकर कि बिहार विकसित राज्य की? भाई, जो रोड मैप है वो तो हर दिन पिछले 2 वर्षों से रोड मैप सुबह से शाम तक कम से कम 5 से 7, 8, 9, 10 गाँव में जाकर, एक गाँव में जाकर रोड मैप बना भी रहे हैं और जो रोड मैप बन रहा है उसको समझा भी रहे हैं। जब ये अभियान शुरू हुआ है तभी बताया गया है कि इसके जो 3 उद्देश्य हैं, एक जो कि बिहार की जनता को जाकर ये बताना कि कैसे वो अपने लिए एक नया विकल्प बनाकर अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं। दूसरा, बिहार के हर गांव, हर पंचायत के लिए, हर गांव तो नहीं लेकिन हर पंचायत के लिए 8,500 पंचायतों के लिए विकास की योजना बनाना, ताकि हर पंचायत को ये पता हो कि अगले 10 वर्ष में उनके पंचायत में पढ़ाई की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे और वहाँ के खेती को, खाने वाली खेती को कमाने वाली खेती कैसे बनाई जाएगी। ये हर पंचायत का बना रहे हैं और बनाकर अभी जारी करेंगे बिहार। और ये भी हम लोग जारी करेंगे कि बिहार को अगले 10 वर्ष में देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाना है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। जब एक बार ब्लूप्रिंट जारी हो जाए तब उसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जो आपके सवाल हैं वो कीजिए। सिर्फ ये नहीं कहेंगे
कि बिहार में पलायन रोक देंगे, ये बताएंगे कि पलायन को कैसे रोकेंगे। सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम शिक्षा सुधार देंगे, ये बता रहे हैं कि शिक्षा को कैसे सुधारेंगे। वो पूरा ब्लूप्रिंट जारी कर रहे हैं। आप उसको देखिए, उसको पढ़िए, समझिए, सवाल कीजिए, चर्चा कीजिए, अच्छा लगे तब उससे जुड़िए। आप तमाम लोगों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हर समाज, हर तबके, हर जाति धर्म की बात करते हैं। लेकिन आपने एक अभी कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि पार्टी में पहले दलितों, मुसलमानों, अति पिछड़ों, इस तरीके से आप उनको नेतृत्व का मौका देंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं जात पात की राजनीति के रंग में रंग चुके हैं? बिल्कुल नहीं। जन स्वराज की जो मूल भावना है वो ये है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है, किसी न किसी वर्ग, किसी जाति का है। तो अगर बनाने वाले की, बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि हर समाज को उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन वो सिर्फ उनके जाति के आधार पर नहीं है, उनकी काबिलियत के आधार पर भी है। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर कोई अति पिछड़ा समाज से नेतृत्व करने आता है तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि वो अति पिछड़ा समाज से है, वो इसलिए आएगा कि वो सबसे काबिल आदमी है जो अति पिछड़ा भी है। और जहाँ तक ये आपने बात कही कि इसका नेतृत्व करने में आपने जो बात करी, तो उसका हम लोगों ने, ये कोई मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, उसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने दिया और उसका एक उदाहरण भी समाज से निकाला। समाज में मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं और आप संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं और एक बच्चा उसमें आपका दिव्यांग है। तो जब आप संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो पिता होने के नाते आप समझते हैं कि सबको बराबर मिले। लेकिन जो बच्चा आपका दिव्यांग है, आप ये सोचते हैं कि भाई इसको तो मैं सबसे पहले सुरक्षित कर दूं, क्योंकि अगर इसको दे भी दूंगा कुछ तो ये अपने से नहीं कर पाएगा, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने, जन स्वराज ने जो फॉर्मूला सामने रखा है कि नेतृत्व करने का अवसर जो समाज में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक तौर पर सबसे पीछे, उसको सबसे पहले मिले। यहाँ पर आज तक राजनीति क्या चली है? दलितों को लड़ाया ओबीसी से, ओबीसी को लड़ाया ईबीसी से, ईबीसी को लड़ाया फॉरवर्ड से। हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप समाज में आगे हैं तो जो भाई पीछे छूट गया है इसको आगे लेकर चलने की जिम्मेवारी आपकी है। हम पीछे छूट गए लोग को ये नहीं कह रहे हैं कि जो आगे निकल गया उसको खींच के अपने बराबर में ले आओ या उसको, उसके खिलाफ आंदोलन करो, उसको परेशान करो। हम जो आगे निकल गए लोग हैं उनको कह रहे हैं कि भाई अब ये आपकी, हमारी जिम्मेवारी है कि जो भाई पीछे छूट गया है उसको आगे बढ़ाएं। और पूरी सभागृह में ओपन डिस्कशन के बाद लोगों ने कहा कि भाई सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक नजरिए से सबसे पिछड़ा दलित है, तो सबसे पहला नेतृत्व करने का अवसर दलित समाज के लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा, अगर सबसे पिछड़ा समाज अति पिछड़ा है तो उनको मिलना चाहिए। उसके बाद मुसलमान है, उसके बाद ओबीसी है, उसके बाद सामान्य वर्ग के लोग हैं। इसी ऑर्डर में वो सिर्फ मिलना सबको है, ये जात पात की बात नहीं है कि सिर्फ दलित रहेगा कि अति पिछड़ा रहेगा। मिलना सबको है, बराबर नेतृत्व का अवसर मिलना है। ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन पहले आए कौन बाद में आए, उसके लिए सब्जेक्टिविटी को हटाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना दिया गया कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक तौर पर सबसे पीछे छूटा समाज है उसको नेतृत्व करने का अवसर सबसे पहले मिले। उसी को लेकर एक नया विवाद चल रहा है, जो 65% आरक्षण बढ़ा था उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, तेजस्वी यादव पिटीशन डालने जा रहे हैं। SC ST में क्रीमी लेयर की बात हो रही है, NDA के लोग ही, चिराग पासवान वगैरह उसके खिलाफ पिटीशन डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों मुद्दों पर? जन स्वराज विचारधारा के आधार पर आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में है। वो सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हम लोग हैं, इसलिए कि जो ओबीसी वर्ग है, जो जिसको पिछड़ा कहते हैं, मैं पिछड़ा शब्द पसंद नहीं करता हूं, लेकिन ओबीसी जो वर्ग है उसमें सारी जातियों की स्थिति, सारे जाति समूहों की स्थिति समान, एक जैसी नहीं है। उसमें कुछ लोग आगे भी हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ पीछे छूट गए। तो सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इसको लेकर देश के स्तर पर चर्चा चल रही है, 3-3, 4-4 कमेटियां बनी हैं, कई राज्यों में इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। तो जन स्वराज का वैचारिक मत यह है कि आरक्षण के अंदर सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान कर रहे हैं आरक्षण तो छुआछूत के आधार पर दिया गया है, और अब अगर कोई बड़ा आदमी भी मंदिर जाता है तो मंदिर बुलवाया जाता है। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के टिप्पणी और वक्तव्य पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जन स्वराज का स्टांस आपको बता दिया कि वैचारिक तौर पर जन स्वराज आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में है।
एक और बात, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार को आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, कई ऐसे आपके बयान भी आए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आप जानते हैं, कुछ बताएं दर्शकों के लिए ताकि वो भी अपने सीएम को जान सकें, क्योंकि आप कहते हैं कि आपसे बेहतर नीतीश कुमार को कोई नहीं जानता। नहीं, ये तो बात मैंने राजनीतिक संदर्भ में कहा है और ये तो स्वाभाविक है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, तो लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर एकमात्र व्यक्ति है जो नीतीश कुमार के साथ उनके घर में रहा है। बिल्कुल, जब उनका कैरियर डूब रहा था तो उनको वहाँ से उबारने में हमने कंधा लगाया है। उनसे मेरे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो जरूर उनको हम जानते हैं और किसी दूसरे के मुकाबले ज़्यादा जानते हैं। मैंने उसको उस संदर्भ में कहा था, सम्राट चौधरी के संदर्भ में, तो मैंने बताया कि भाई उनका तो उन्होंने मुरेठा भी खुलवा दिया, तो राजनीतिक मिट्टी पलीत भी करा दी और फिर उनकी कुर्सी भी ले ली, उनको पता भी नहीं चला। तो जहाँ तक बिहार की जनता की बात है, तो जनता तो हमसे ज़्यादा समझदार है, उनको मालूम है कि नीतीश कुमार को क्या देना है और क्या नहीं देना है। लेकिन उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर आए तो नीतीश कुमार को 88 सीट से 71 सीट पर ला दिए 2015 में। 88 सीट तो नहीं था, उनको 117 सीट था। पार्टी के लोगों को अगर नहीं पता है, उनको 117 सीट था, लेकिन 117 विधायकों वाले जदयू को 2014 में 2 MP आया था। नीतीश, इतनी बुरी हालत हुई कि नीतीश जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो हम जदयू की जब मदद करने आए थे, तब जदयू कोई यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक फोर्स नहीं था। मांझी जी बन गए थे मुख्यमंत्री, जदयू के ज़्यादा मंत्री विधायक सब भाग कर मांझी जी के साथ चले गए थे और वो भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। खैर, वो तो बात इतिहास की हो गई। अगर जदयू के लोगों को ऐसा लगता है तो उनको लगने दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। 34-35 सालों से देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति लालू और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर जनसुराज के साथ अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं, कहाँ कैसे अपने आप को उसमें? जनता ने फिट किया हुआ है कि इस बार दोनों को अनफिट घोषित करना है, ये जनता ने तय कर लिया है। अभी नाराजगी क्या नीतीश कुमार से हो गई आपकी? हमें नाराजगी की बात नहीं है, आप पिता समान मानते थे। अरे भाई, नाराजगी की बात नहीं है। अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ, उसमें लालू नीतीश का क्या हर्ष हुआ? कहाँ गए जातीय समीकरण? लोगों ने हरा दिया। बिहार में विकल्प के अभाव में जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही है, उससे जनता निकलने के लिए तैयार बैठी है। वो छटपटाहट है और जैसे ही वो विकल्प दिखेगा, वो जनसुराज हो या कोई दूसरा हो, लोग उसको चुनेंगे। इन दोनों से तिलांजलि चाहते हैं। बीजेपी विकल्प नहीं हो सकती बिहार में? बीजेपी तो यहाँ है ही नहीं। बीजेपी तो पिछलग्गू पार्टी है जदयू की। भाई, बीजेपी का तो कभी कोई नेतृत्व रहा नहीं है। बीजेपी के अभी अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल जी। आप पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए बिहार का 10 ऐसा गांव जहां दिलीप जायसवाल खड़ा हो जाए तो लोग पहचान के बता दें कि यही है दिलीप जायसवाल। कोई जानता है? बोलिए, आप बोलिए। आप तो आप ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल। अरे, दिलीप जायसवाल को 10 गांव में पहचानने वाले लोग कि भैया ये दिलीप जायसवाल हैं, कोई है? जब सुशील मोदी जी थे तो जरूर उनकी छवि पूरे बिहार में कम से कम, अच्छा खराब जो भी है, लोग उनको जानते थे। आज तो कोई जानता नहीं है। आज के भाजपा के नेतृत्व को तो कस्बों में, जिलों में, प्रखंडों में लोग जानते हैं। राज्य के स्तर पर तो कोई इनको जानता नहीं है। आपने पीएम मोदी के साथ भी लंबे अरसे तक काम किया। क्या आप पीएम मोदी को एक नेता के तौर पे कैसा मानते हैं आप? क्या लगता है कि वो देश को 2047 में विकसित राज्य देश बनाने की बात करते हैं, उसके विजन की बात करते हैं? वो बात उन्होंने देश के सामने रखी। देश की जनता ने उस पर अपना मैंडेट दे दिया है। जिसको जो जिम्मेवारी दी है वो कर रहे हैं। मेरा फोकस बिहार है। हम बिहार पर ही अभी फोकस करना चाहते हैं। न लोकसभा चुनाव में हमारी कोई भूमिका थी, ना हम उसमें भूमिका चाहते हैं। हमारा जीवन का अगला कुछ वर्ष पूरी तौर पर इस पर है कि बिहार में एक नई व्यवस्था बने, बिहार में सुधार हो, बिहार से बच्चों के पलायन रुके। मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। देश में क्या होगा 2037 में, अगर मान लीजिए पूरा देश विकसित हो गया 2047 में और बिहार सबसे पीछे रह गया, तो हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ उससे? भाई, देश में पिछले 20 वर्ष में तो विकास हुआ है, हम लोग तो कहीं नहीं उसमें दिख रहे हैं। हम लोग के बच्चे पहले पंजाब जाते थे खेत काटने, अब गुजरात और बेंगलोर जा रहे हैं। पलायन तो उस समय भी हो रहा था, अभी भी हो रहा था। बिहार के बच्चों को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। आप यात्रा पे हैं और तेजस्वी यादव 15 तारीख से यात्रा पे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी, इंडिया ब्लॉक की बनेगी। चलिए, अब लालू जी के लड़के हैं राजद के, लालू जी के की पार्टी है राजद, तो उसके नेता हैं, तो उस तौर पर जो कहते हैं वो उनको कहने का अधिकार है। चिराग पासवान को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या वो बिहार की राजनीति में सक्रिय मतलब भूमिका निभा? चिराग अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, हमारी बातचीत होती रहती है। इससे ज़्यादा उनकी राजनीतिक अपनी सोच है, अपनी यात्रा है, अपना काम करने का तरीका है। मेरा अपना अलग तरीका है और वो केंद्र की राजनीति में हैं। ज़्यादातर उनके दल के लोग, उनके पिताजी भी
दिल्ली की राजनीति में ही रहे, और चिराग जी भी अभी दिल्ली के ही राजनीति में हैं, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार का कुछ हो, अच्छा हो उनके साथ, उनके वजह से तो बढ़िया बात है। अगर जनसुराज को डिसाइसिव सीटें आती हैं 2025 में, तो क्या आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे, और गठबंधन करेंगे तो किसके साथ कर सकते हैं? या मेरे भाई, गठबंधन ऑलरेडी हो चुका है। बिहार के 1 करोड़ लोगों ने आपस में गठबंधन करके तय कर लिया कि अब ये नया दल बनाना है। तो किसी दूसरे से कितना आदमी से गठबंधन होगा? जब 1 करोड़ लोग गठबंधन कर लिया तो उसमें किसको हम? चुनावी नतीजे आने के बाद की बात, चुनावी नतीजे के बाद, अभी तो पार्टी बनने दीजिए, नतीजा आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। गठबंधन का कहाँ सवाल है? हमने हर दिन कहा है कि जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, ये इस पे हम लोग या तो अर्श पे है या फर्श पे है, बीच का कोई रास्ता नहीं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार बिहार में उठती रही है। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में ही प्रावधान को खत्म कर दिया था। आपको क्या लगता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, और स्पेशल पैकेज मिला है, उससे कुछ फायदा हो सकता है? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये समझता है कि विशेष राज्य के दर्जा मिलने से, दिल्ली के कृपा होने से हम लोग की दशा सुधरेगी। बिहार में पिछले साल 51,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने सरेंडर किया है, क्योंकि हम लोग खर्च नहीं कर पाए, और हम लोग कह रहे और पैसा भेज दो। तो अगर और पैसा आएगा तो क्या उसको हम लोग खर्च कर पाएंगे? अगर और पैसा आएगा तो अभी यहाँ पर जो 30-40% करप्शन के भेंट चढ़ रहा है, क्या वो करप्शन बंद हो जाएगा? क्या शिक्षा में और पैसा आ जाए तो यहाँ के शिक्षकों की योग्यता ठीक हो जाएगी? क्या बच्चे पढ़ लिख जाएंगे उससे? वो विकास का एक पहलू है। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको कभी पानी चढ़ाना पड़ सकता है। डायरिया हो गया है तो पानी चढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे आप स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हो जाइए। स्ट्रॉन्ग तो आपको अपनी से होना पड़ेगा, ताकत तो आपको अपनी बनानी पड़ेगी। आप लगातार 2 साल से यात्रा में है, ये फंडिंग कहाँ से आती है आपकी? कहाँ से ये पार्टी, क्या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, या किसी ऐसा है बड़े घराने से आपको? ऐसा है मेरे भाई, कॉर्पोरेट जगत से पैसा आ रहा है? आप हम लोग की सभ्यता में लोगों ने बताया है कि आपको पैसा कहाँ से आता है। सरस्वती से लक्ष्मी का निवास हो सकता है। जहाँ सरस्वती का निवास है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है। तो हमने 10 बरस में अपने बुद्धि से, विवेक से, जो प्रयास से जिन लोगों की मदद की, जो लोग जीते, चुनाव जीते, या देश के बड़े बड़े मानिंद लोग जो समझते हैं, मेरे काम शैली को जानते हैं, मेरी क्षमता को जानते हैं, वो लोग से मैं जाकर हाथ फैला रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी, बालू माफिया है, शराब माफिया है, उससे लड़ना है, उसके लिए उसको साधन व्यवस्था चाहिए। बिहार सबसे गरीब राज्य है, वहाँ के लोगों को जगाने के लिए पैसा साधन चाहिए, पैसा दो, इसलिए कि तुम्हारी हमने मदद की है पहले, या आप हमारे काम को जानते हैं तो लोग मदद कर रहे हैं, उससे काम चल रहा है। बिहार की जनता आपकी तरफ विश्वास की नज़र से देख रही है। लोगों का भारी हुजूम हम लोगों ने बापू सभागार में भी देखा, जहाँ जहाँ आप यात्राओं में जाते हैं वहाँ भी अब भीड़ हम लोग देखते हैं, लगातार खबरें भी आती हैं। क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर को अगली चुनाव में कोई 1000 करोड़ की डील दे तो वो एक काम छोड़कर फिर से राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम करना नहीं शुरू कर देंगे? किसको दम है बिहार में या बिहार के बाहर किसके पास इतना पैसा है कि मेरा ईमान खरीद लेगा? जितने चुनाव हम जिताए हैं उतने चुनाव तो किसी ने जिताए नहीं है। तो अगर हमको पैसा कमाना होता तो जिन राज्यों में हमने चुनाव जिताया वहाँ बैठते पैसा कमाते। उसके लिए फिर हमको चुनाव लड़ाने की क्या ज़रूरत है? लोगों को ये बेसिक बात नहीं समझ में आती है कि चुनाव लड़ाने से आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं कि सरकार बनाने के बाद पैसा कमाते हैं। तो अगर पैसे में मेरी रुचि होती तो जहाँ सरकार बन गई है वहाँ पर बैठ के पैसा कमाते। उसके लिए हमको चुनाव लड़वाने की क्या ज़रूरत है? भाई 6-7 राज्य में सरकार है, वहाँ से पैसा कमा रहे होते। प्रशांत किशोर साफ तौर पे अपनी बातों को रखते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी के भी कोई इतना दम नहीं है कि प्रशांत किशोर को खरीद सके, और जहां तक बात बिहार की है तो बिहार के भले के लिए वो राजनीति में आ रहे हैं, और इसके लिए 2 अक्टूबर का इंतजार कीजिए। 2 अक्टूबर को ऐसे खुलासे होंगे जो बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित हो।